रिकॉर्डिंग करते हैं। हो गया। यस, सो वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ सीएमए फाइनल फॉर December 21 अटेम्प्ट। देखते हैं उसके लिए क्या क्या हमें बात करनी पड़ेगी। दिस सिलेबस इज रिवाइज्ड इन January 2021. Obviously few more amendments will be there which will be notified by your institute in due course of time. जब एग्जाम के पहले थोड़े 1-2 महीने वो आ जाएंगे तो तभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। उसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे वो देख लेते हैं। सिलेबस का कंपोनेंट कंपोजिशन कैसे बना हुआ है। तो देयर आर 3 पार्ट्स टू द सिलेबस। एडवांस डायरेक्ट टैक्स लॉ 50 मार्क्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है 80 मार्क्स। एंड इस सिलेबस के ऊपर व्हाट एवर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रिलेवेंट जजमेंट, उनको हम केस स्टडी बोलते हैं या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बोलते हैं, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। सो टोटल सिलेबस इज फॉर 100 मार्क्स। उसका ऐसे कंपोजिशन किया गया है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग वेरी क्लियरली, व्हाट एवर यू पीपल हैव स्टडीड इन सीएमए इंटर, इवन दैट इज एप्लीकेबल हियर, ठीक है ना। ये सेम सिलेबस है। देखो आप सीए करो, सीएमए करो, सीएस करो, आप लोगों का टैक्स का लॉ सेम होता है बिकॉज द एक्ट इज सेम। द एक्ट इज सेम बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज द एक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हाँ, हम फोकस कौन से सिलेबस के ऊपर करेंगे, दैट यू हैव टू सी हियर। देखो फोकस किसके ऊपर करने वाले हम, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज। Now when we were at intermediate level we have spoken more about individual and HUF, small assessee की हमने ज्यादा बात कर ली आपके intermediate पे। Here the main assessee is the company assessee, okay, at final level the main assessee is the company assessee। apart from company assessee, securitization trust, business trust, वो सारी बातें जो additional assessee है आपको, special assessee, that also you have to learn। टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न्स, टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर, ये आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज होल थ्योरी प्रोसीजर की इनकम टैक्स में एक्चुअली प्रोसीजर कैसे होता है। एंड मेनी थिंग हैव बीन चेंज हियर। अभी मैक्सिमम चीजें जो होने वाली हो फेसलेस होने वाली है। ओके, द न्यू अमेंडमेंट हैव कम, द न्यू एक्ट हैज कम, और अभी जो भी होगा वो फेसलेस होगा। ओके, एंड फेसलेस क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इनकम टैक्स चेंज होने वाला है। इफ यू न्यू, अभी 1 जून से लेके 6 जून तक इनकम टैक्स का पोर्टल इज क्लोज्ड। इनकम टैक्स का एग्जिस्टिंग पोर्टल इज क्लोज फ्रॉम 1 जून टू 6 जून। एंड फर्स्ट अभी एग्जिस्टिंग पोर्टल का नाम है www.incometaxindia.gov.in। दिस इज आवर सॉरी इनकम टैक्स इंडिया, ये तो इनकम टैक्स इंडिया तो इनकम टैक्स का वेबसाइट हो गया। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ठीक है ना। ये है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये एग्जिस्टिंग पोर्टल है, ये कट होने वाला है और नया पोर्टल आ रहा है www.incometax.gov.in। ये पोर्टल 7 जून को लॉन्च हो जाएगा। एंड थ्रू दिस पोर्टल मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी ई, ठीक है ना। ई मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक। अभी अपना सब कुछ होता था जो फेसलेस होता या पेपर पे होता था। एवरीथिंग इज 100% इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू फेसलेस असेसमेंट। तो उसके लिए उन्होंने नया पोर्टल लगाया हुआ है। ऑब्वियसली तो आपका सिलेबस उसके हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस मतलब सर अगर असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में अगर झगड़ा हो गया, इफ असेसी नॉट अग्री विद द डिपार्टमेंट, तो व्हाट असेसी विल डू, ऑब्वियसली असेसी विल फाइल एन अपील और रिवीजन करके एक प्रोसीडिंग है, उसके लिए चला जाएगा। सर डिपार्टमेंट असेसी के रॉन्ग डूइंग्स को रोकने के लिए असेसी के ऊपर क्या क्या चार्ज कर सकता है, तो टैक्स एंड इंटरेस्ट इज ऑलरेडी देयर दैट यू नो। अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी इज द न्यू चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न हियर। एंड प्रोसिक्यूशन मतलब जेल भी हो सकता है। समटाइम इनकम टैक्स में पुट असेसी बिहाइंड द बार्स। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करके एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज बेस्ड ऑन कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट। तो कैपिटल गेन डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे हैव कवर्ड कैपिटल गेन एज वेल। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग मींस बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टैक्सेशन ऑफ अमालगमेशन, टैक्सेशन ऑफ मर्जर, टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर, उन सारे एक्टिविटीज में टैक्सेशन कैसे होता है। ओके, तो वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। Then we are going to learn about different aspect about tax planning, tax avoidance, tax evasion and also GAR, general anti-avoidance rule, वो सारी बातें हम करेंगे। CBDT और other authorities, income tax में authorities कौन कौन होती है, who is chief commissioner of income tax, who is commissioner of income tax, who is the director general of income tax, तो वो सारी बातें भी होगी।
The current world is covered by e-commerce transaction. Everywhere you are seeing e-commerce development is happening. तो e-commerce transaction को कैसे tax किया जाएगा? That is also there in part of syllabus. Income tax कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट में भी था, लेकिन इंटरमीडिएट पे थोड़े हल्के फुल्के लेवल पे था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कवर किया गया आईसीडीएस. दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इनकम टैक्स पर्पस. तो वो आप बोल सकते हो. एक नया एक्ट ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ब्लैक मनी एक्ट 2015, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारा इंडिया का ब्लैक मनी इज पार्क आउटसाइड इंडिया, वी हैव टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर ब्लैक मनी इनटू इंडिया एनी हाउ. तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाना जरूरी था. तो वो जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाए गए, दैट इज गिवन इन ब्लैक मनी एक्ट 2015. ये हो गया आपका. am I audible to all of you guys? Yes. Okay, thank you. Yes. Now this is your primary syllabus, जिसको मैं आपको बोल सकता हूं कि this is for 70 marks including case laws. इन case laws इसमें एडजस्ट हो जाती है. एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में मेजरली उन्होंने दो चैप्टर के ऊपर फोकस किया. इंटरनेशनल टैक्सेशन बाय द वे इज वेरी वास्ट and huge syllabus, लेकिन majorly they are focusing more on double taxation avoidance agreement, which is known as the DTAA. Okay, and then there is a chapter called transfer pricing, TP. Okay, so these are the two main chapters of international taxation that they are focusing here, and case study analysis is also there. तो मैं बोलता हूँ कि international taxation is for 30 marks. मोटा मोटी 70:30 is the ratio, because case law is not a separate syllabus altogether. It will be part and parcel of this particular law itself. तो 70 मार्क का आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ आएगा, एडवांस टैक्स लॉ आएगा, एंड 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्स आएगा एग्जाम में. दिस इज हाउ द सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड. चलो आगे चलते हैं. फिर इन्होंने इधर डिटेल में सिलेबस की बात की है, वो तो हम जैसे चैप्टर चालू करेंगे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. कंटेंट दिया हुआ है अच्छा खासा यहाँ पे डिटेल में. अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके, असेसमेंट प्रोसीजर एंड ऑल, आप लोगों को टैक्स रेट के साथ कंफर्ट है क्या? बचपन में जो आप लोगों ने टैक्स पढ़े थे, डू यू नो दोस टैक्स रेट, और शुड आई रिवाइज दोस टैक्स रेट विद यू गाइस? टैक्स रेट याद आ रहा है? स्लैब वगैरह, सरचार्ज, ऐसा कुछ? हेल्थ एंड एजुकेशन, डू यू वांट मी टू रिवाइज बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स? आप लोग बोलो. याद तो आ रहा है. याद आ रहा है, वेरी गुड. और बाकी लोग, शुड आई रिवाइज इट और शुड आई गिव इट टू यू एज अ होमवर्क? दो ऑप्शन है मेरे पास. बेसिक कॉन्सेप्ट करके जो चैप्टर होता है ना अपना, शुड आई गिव इट टू यू एज अ होमवर्क और शुड आई रिवाइज इट? ये इंटरमीडिएट का है, याद है? चल विजय बता मुझे, अगर मेरा इनकम 5.5 करोड़ होगा तो मेरा सरचार्ज कितना होगा? बाकी लोग भी बता सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मेरा इनकम अगर 5.5 करोड़ होगा तो सरचार्ज कितना होगा? सरचार्ज कितना होगा? सरचार्ज तू साले पैदाइशी नालायक था. खाली गाली खाने के लिए तू ना मेरे को डिस्टर्ब करता है. मैंने इसको पूछा 5.5 करोड़ पे सरचार्ज कितना है, तो बोलता है 15%. और उसके पहले का मेरा क्वेश्चन था, तुझको याद है टैक्स का रेट? हाँ सर याद है, सब याद है. बाकी लोग बताओ सरचार्ज कितना होता है? 5.5 करोड़ के टोटल इनकम के ऊपर सरचार्ज कितना होता है? इंडिविजुअल का 5.5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना है? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कैसे कर पाओगे भैया? श्रुति करके कोई तो जिनका एंट्री हुआ है, इतना लेट, पता नहीं या लॉग आउट होके लॉग इन हो रहा है.
चलो आगे चलते हैं फिर। देखो ये चैप्टर नंबर 1 है। आई विल बी शेयरिंग नोट्स विथ यू वेरी सून। इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन बाकी, कहीं कहीं पे टाइपिंग एरर वगैरह है, तो प्रूफ रीडिंग एक बाकी है इसका। सरचार्ज का रेट पूछ रहा हूं मैं राम, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंप्यूट इट। I ask how many, what is the percentage of rate that will be applicable if my income is 5.5 crore. So basic concept, this chapter doesn't belong to you actually, technically आपके syllabus में नहीं है, but indirectly it is there in your syllabus. Yes, now your answers are right. Yes, exactly 37%, 5.5 crore के बाद 37% का सरचार्ज लगता है, तो इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ सरचार्ज। लेट मी रिवाइज, let me tell you how we are going to study. So I'll be sharing with you guys this handwritten charts, मतलब handwritten notes, summary notes, because we will not be having enough time to copy down charts and during the lectures. 2 घंटे का लेक्चर होगा। Every day we are going to have lecture from 7 to 9. कभी कभी क्या होने वाला है, मेरा लेक्चर जो आपके पहले जो मेरा लेक्चर होता है that will be ending by 7:15. कभी कभी मुझे लेट होने वाला है, 7:15 तक जा सकता है लेक्चर, क्योंकि एक सीए इंटर का बैच चल रहा है, उसका एंड होने का टाइम 7 बजे का है, बट कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। तो जब भी ऐसा होगा आई विल बी पुटिंग मैसेज ऑन योर ग्रुप कि चलो मेरा जो लेक्चर होगा वो 7:10 7:15 को चालू होगा। इन एक्सेप्शनल केसेस 1 या 2 दिन वीक में ऐसा हो सकता है। बैलेंस डेज वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर 7 to 9 एवरी डे, ठीक है ना, विदाउट मिसिंग एनी डे, नो हॉलीडे, नथिंग। हर दिन 2 घंटा टैक्स पढ़ना है। एंड क्योंकि मुझे 2 आवर्स ही मिलने वाले, तो एंड 2 आवर्स में भी एक बार लॉग आउट होता है, तो 2 सेशन में हम यूजुअली पढ़ते हैं, 2 से 3 सेशन में पढ़ेंगे यूजुअली। तो 7 to 9, 9 का 9:15 भी हो सकता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है तो आपको खत्म ही करके जाना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एवरी डे यू हैव टू स्टडी टैक्स 2 आवर्स विथ मी एंड 1 आवर विदाउट मी, ठीक है ना। इतना तुमसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूं क्या मैं? जरा प्लीज बोल दो यस। 2 आवर्स यू हैव टू स्टडी टैक्सेशन विथ मी एंड 1 आवर विदाउट मी। जो मैं पढ़ने आपको बोलूंगा यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 1 आवर ऑन रेगुलर बेसिस, जब तक मेरा सिलेबस चालू है तब तक। प्लीज एक्नॉलेज, यस बोलो तो शायद कर पाओगे। यस बोलने के बाद भी तुम में से कुछ बेशरम बच्चे जो नहीं करेंगे, आई नो दैट, बट स्टिल यू हैव टू से यस या नो बोल दो, आज ही नो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल यू स्टडी 1 आवर ऑन अ रेगुलर बेसिस? या आपके लिए 2 घंटा नहीं है बाबा, मेरे लिए तो 2 आवर्स हो तो लेक्चर है ना, बट यू हैव टू गिव मी 1 more hour, 1 more hour एज अ होमवर्क। तुम्हारा खुद का रिवीजन, तुम्हारा खुद का प्रिपरेशन, that has to be there for 1 hour, and obviously whenever you are confused in any concept I am there to help you out, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। okay, so taxation chart, I don't want to talk about what is direct tax and indirect tax. You people are grown up, you people have written 200 marks paper here, 100 mark का इंटर में लिखा था, 100 mark का यहाँ पे इंटर में लिखा था, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स यू हैव स्टडीड, आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। Our income tax act is divided into chapters, chapters are divided into sections, sections are divided into subsections, subsection into clauses, clauses into subclauses. These are the things that we have already spoken about. There is a difference between direct tax and indirect tax. You can read out. I don't want to waste my time and your time here. Constitution of India, ये सारी प्रोविजन भी हम लोग कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में इसको ज्यादा डिटेल में किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल 265 बोलता है कि नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड और लेविड इन इंडिया विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका ये मतलब होता है कि पहले अगर आपको कोई भी नया टैक्स इंडिया में लाना पड़ेगा और ये टैक्स की प्रोविजन चेंज करनी पड़ेगी, फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग एक्ट इन इंडिया, और एक्ट लाने के बाद ही आप टैक्स ला सकते हो। एंड एक्ट लाने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। योर एक्ट्स आर एक्चुअली गेटिंग फॉर्म्ड और ड्राफ्टेड इन द पार्लियामेंट। तो सर एक्ट बनाने का पावर किसको है? तो इंडिया में एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जब भी एक्ट बनता है तो पार्लियामेंट में बनता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड स्टेट लेवल पे जब भी एक्ट बनता है तो इट इज देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अ स्टेट लेजिस्लेटिव कैन मेक लॉ फॉर होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट। क्योंकि पावर है जो शेयर्ड पावर्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो करके आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है ना, आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया इसके ऊपर। आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल का 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 is the union list, list 2 is the state list, list 3 is the concurrent list, ठीक है ना। सर क्या फर्क होता है इन 3 लिस्ट में?
लिस्ट 1 में जो पावर दिया जाता है वो एक्सक्लूसिव पावर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लिस्ट 2 में जो मैटर लिखे होते हैं उसका पावर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को। एंड लिस्ट 3 में जो पावर होती है वो शेयर्ड पावर होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वी डू नॉट हैव एनी टैक्सेशन लॉ इन कंकरेंट लिस्ट एज ऑफ नाउ। वी आर हैविंग आइदर टैक्सेस लॉ इन यूनियन लिस्ट or state list or some other article like GST is there in article 246A 269A। तो GST के आर्टिकल ही अलग है, यहाँ पे उन आर्टिकल्स का रेफरेंस नहीं दिया गया है। ओके तो सर इनकम टैक्स लॉ इज अ सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, तो हमारे हिसाब से तो ऑब्वियसली अवर एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, तो ओनली ऑल इंडिया लेवल लॉज आर देयर इन आवर सिलेबस। तो एंट्री नंबर 82 पे जो लॉज लिखे गए वो दे आर टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे इनकम को टैक्स करने का पावर है। सारे इनकम मतलब कौन से इनकम सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, एवरीथिंग। Central government have right to tax every income that you can imagine except one income and that is agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का पावर अपने सिलेबस में तो वैसे है नहीं, लेकिन एंट्री नंबर 46 में यहाँ पे दिया गया एग्रीकल्चर इनकम का स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। बट you are very much aware कि none of the state government has implemented any income tax law on agriculture income। तो agriculture income is not taxable। We never study income tax act, we always study income tax law। Law is a comprehensive concept as compared to income tax act। एक्ट में खाली सेक्शंस होते हैं, लेकिन सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, एडमिन करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक्ट में लिखा गया है कि परक्यूजिट टैक्सेबल है, लेकिन उसका वैल्यूएशन जो है वो रूल्स में दिया गया है। एक्ट में लिखा जाता है जब भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड, जब भी ये वर्ड लिखा जाएगा प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, ये वर्ड आपको मिलेगा लॉ में कि सर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट एंड इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब प्रिस्क्राइब्ड बोला जाता है तो उसके लिए रूल्स बनते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करो। लॉ जब भी सर्टेन नहीं होता या उनको पता होता है कि लॉ हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो दे डोंट पुट प्रोविजंस इन द इनकम टैक्स एक्ट, दे पुट द प्रोविजंस इन इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आपको फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ना पड़ेगा, नॉट 21। इंडस्ट्री में आज के तारीख में जो इनकम टैक्स लॉ चल रहा है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2021। यू आर 1 ईयर बिहाइंड, ठीक है ना। जून 21 का अटेम्प्ट जो होगा ये फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए बेस होगा, ठीक है ना। प्लीज याद रखो जून 21 और दिसंबर 21 का जो अटेम्प्ट होता है, ये दोनों अटेम्प्ट फाइनेंस एक्ट 2020 के बेस पे बने जाते हैं। इसलिए हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 21-22, और हमारा प्रीवियस ईयर जो होगा, जो अभी अभी एंड हुआ है फिनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो योर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, और आप लोगों का जो फाइनेंस एक्ट है वो फाइनेंस एक्ट 2020 है। इंडस्ट्री में आज अप्रैल में हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 भी इंप्लीमेंट हो चुका है, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो आपके पार्ट ऑफ सिलेबस में नहीं है। Then sir sometime government has to bring immediate amendment। जैसे अभी कोविड के वजह से बहुत सारे ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट विल एक्सटेंड दैट ड्यू डेट बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन को भी हमारे पार्ट का सिलेबस माना जाता है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वी हैव टू स्टडी। नॉट ओनली दैट, समटाइम नोटिफिकेशन इज फॉर पब्लिक एट अ लार्ज, फॉर एवरीवन। सर्कुलर इज फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सर्कुलर आता है इंटरनल सर्कुलेशन के लिए। So we study, we as a student at final level, we do study circulars and trade notices as well, because sometimes these are very important. It's not that every circular we study, only circular which are study oriented and which are important for the assessee, only those the respective and important circulars will be studied. And lastly, as I told you, judicial pronouncement also we have to study. Judicial pronouncement will be given by income tax appellate tribunal, high court and supreme court। ये हमें पढ़ना पड़ता है, इनको हम प्यार से केस लॉ भी बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में 20 मार्क्स का है अलग से, या 20 मार्क्स का अलग से मतलब एग्जाम में आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के लिए। सो यू हैव टू फोकस ऑन केस लॉ आल्सो। चलो इतना हो गया मेरा यहाँ का बेसिक्स, आगे चलता हूं। ओके, आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। इट इज लिटिल डिटेल्ड डिस्कशन है, तो एक काम करता हूं मैं, मेरा मीटिंग का ना 7 मिनट ही बचा हुआ है, अलाउ मी टू लॉग आउट एंड लॉग इन, नहीं तो फिर वो डिस्कशन चालू करूंगा और बीच में कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज रिज्वाइन इमीडिएटली।